नमस्कार दोस्तों, आज हम गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या थे। तो विशाखा दत्त का देवीचंद्र गुप्तम, हरिश्चंद्र का प्रयाग प्रशस्ति, फायान का विवरण और भानुगुप्त का एरर विलिख, इन सभी चीज़ों से हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि आरंभिक गुप्त मुद्राएं एवं अभिलेख जो थे वो सबसे ज़्यादा बिहार और उत्तर प्रदेश से मिले हैं। और मेनली ऐसा कहा जाता है कि जो गुप्त शासक थे वो यहीं से अपना शासन करते थे, उत्तर प्रदेश और बिहार से। और जो गुप्त लोग थे वो संभवतः कुषाणों के सामंत थे। और रही इनकी उत्पत्ति की बात, तो जो इनकी उत्पत्ति हुई थी इसमें विद्वानों का अपना अलग अलग मत है। आइए हम देखते हैं कि कौन से विद्वान क्या कहते हैं गुप्तों को। तो गौरी शंकर ओझा जो थे वो क्षत्रिय बताते हैं गुप्त लोगों को, और काशी प्रसाद जायसवाल जो ये शूद्र और जाट कहते हैं। रोमिला थापर जी ने वैश्य बताया है। हेमचंद्र राय चौधरी ये ब्राह्मण बताते हैं। इसके बाद हम अब देखेंगे गुप्त साम्राज्य के शासकों के बारे में संक्षिप्त में पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको डिटेल में जानेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो इसके गुप्त वंश के संस्थापक थे वो श्री गुप्त थे। इन्होंने ही नींव रखी थी इस वंश की। और इसके बाद जो शासक होते हैं वो घटोत्कच गुप्त होते हैं। इनके बाद चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल होता है जो 319 से लेकर 335 ईस्वी तक शासन करते हैं। और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी इन्हें कहा जाता है, और गुप्त संवत भी इन्होंने अपने काल में चलाया था। इनके बाद जो होते हैं इनके उत्तराधिकारी शासक वो समुद्रगुप्त होते हैं। इन्होंने 335 से लेकर 375 ईस्वी तक शासन किया, और इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इनके बाद जो शासक होते हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय होते हैं। वो चंद्रगुप्त प्रथम थे, लेकिन समुद्रगुप्त के बाद जो शासक होते हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय होते हैं, जिनका शासनकाल 375 से लेकर 415 ईस्वी तक होता है। और इन्होंने एक उपाधि धारण की थी विक्रमादित्य का। इन्हीं के समय में फायान का आगमन भी होता है, और इनके काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। अब इनके काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जब डिटेल में पढ़ेंगे तो जानेंगे। उनके बाद जो शासक होते हैं वो कुमारगुप्त प्रथम होते हैं, जिनका शासनकाल 415 से लेकर 455 ईस्वी तक होता है। और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया था, इसलिए इन्हें नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कहा जाता है। और इनके बाद जो शासक होते हैं वो स्कंदगुप्त होते हैं, जिनका शासनकाल 455 से लेकर 465 ईस्वी तक होता है। और इन्हीं के समय में हुड़ों का आक्रमण होता है। इनके बाद जो शासक होते हैं वो नरसिंहगुप्त बालादित्य होते हैं। और इनके बाद जो शासक होते हैं विष्णुगुप्त, जिन्हें अंतिम शासक कहा जाता है, गुप्त वंश का अंतिम शासक। गुप्त वंश के लोग धारण गोत्र के थे। पहला तो ये लोग गोत्र को धारण करते थे, दूसरा इन लोग के गोत्र का नाम भी धारण था। अब हम कैसे जानेंगे कि ये लोग धारण गोत्र के ही थे, कैसे हमें जानकारी मिलती है, तो पूना ताम्रपत्र से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। और इस ताम्रपत्र को प्रभावती गुप्त ने लिखवाया था, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री थी। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अब हम श्रीगुप्त के बारे में जानेंगे। इनके बारे में हमें जानकारी पूना ताम्रपत्र से ही मिलती है। ये गुप्त वंश के संस्थापक थे। इन्होंने गुप्त वंश का नींव रखा था। अभिलेखी साक्ष्यों के आधार पर गुप्तों का आदि पुरुष कहा जाता था। श्रीगुप्त को किसके आधार पर? अभिलेखी साक्ष्यों के आधार पर आदि पुरुष कहा जाता था। इन्हें आदिराज के नाम से भी जाना जाता था। शासन इनका जो है वो 240 से लेकर 280 ईस्वी तक चलता है रहता है। इनकी उपाधि जो थी, इन्होंने उपाधि धारण किया था महाराज की, क्योंकि कहा जाता है कि जो गुप्त थे वो कुषाणों के सामंत थे, तो ये भी सामंत थे, इसलिए इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। अपने शासनकाल में ये दो महत्वपूर्ण कार्य किए थे। पहला, बिहार में एक मंदिर का निर्माण किए थे। दूसरा, इन्होंने 24 गाँवों को दान किए थे। अब हम देखते हैं घटोत्कच गुप्त के बारे में, जो श्रीगुप्त के बाद इनका शासन आता है। उपाधि इन्होंने भी महाराज की धारण की थी, क्योंकि ये भी सामंत ही थे, इसलिए इन्होंने भी महाराज की उपाधि धारण की थी। और इनका शासनकाल जो था वो 280 से लेकर 319 ईस्वी तक था। इनको जानने का प्रमुख स्रोत ये है कि प्रभावती गुप्त का पूना व रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेख, इन अभिलेखों के, प्रभावती गुप्त की इन ताम्रपत्र अभिलेखों से हमें घटोत्कच गुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम देखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। इनका शासनकाल 319 से लेकर 335 ईस्वी तक चलता है। इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। हाँ, ये इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है कि जो श्रीगुप्त थे वो ये गुप्त वंश के संस्थापक थे। पहले सबसे पहले वही नींव रखते हैं, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक होता है वो चंद्रगुप्त होते हैं, क्योंकि वो लोग एक सामंत की तरह रहते हैं, महाराज की उपाधि धारण करते हैं। परंतु जो चंद्रगुप्त होते हैं इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि चंद्रगुप्त ने ही गुप्त वंश को एक साम्राज्य की प्रतिष्ठा प्रदान की थी। इससे पहले वो लोग एक
सामंत के रूप में काम करते थे। लेकिन चंद्रगुप्त जो प्रथम थे वो अपना एक स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित करते हैं, इसलिए ये अपना उपाधि भी महाराजा धीराज का उपाधि धारण करते हैं एक स्वतंत्र शासक के रूप में। और चंद्रगुप्त प्रथम जो है इन्होंने अपने काल में गुप्त संवत चलाया था 319 से लेकर 320 ईस्वी के बीच में। और इन चंद्रगुप्त प्रथम अपना विवाह लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से करते हैं। और कुमार देवी से एक पुत्र होता है जिसका नाम है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त के बाद शासन भी करता है, इनका उत्तराधिकारी होता है। सर्वप्रथम चांदी की मुद्राओं का प्रचलन चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में सबसे पहले चांदी की मुद्राओं का प्रचलन होता है। इससे पहले कभी भी चांदी की मुद्राएं नहीं देखी गई थी। चंद्रगुप्त प्रथम एक तरह से कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम ने ही सबसे पहले चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उनका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त का शासनकाल आता है, जिसे कई ग्रंथों में और कई अभिलेखों में कांच के नाम से पहचाना गया है। और इनकी जो उपाधियां थी वो पराक्रमांक, अपृतरथ, व्याघ पराक्रम, ये इनकी उपाधियां थी। इनका शासनकाल जो था वो 335 से लेकर 378 ईस्वी तक था। और समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्री के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनकी जो माता थी वो लिच्छवी गढ़ राज्य से थी, इसलिए इन्हें लिच्छवी दौहित्री के नाम से भी जाना जाता था। और ऐसा माना जाता है कि गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार भी समुद्रगुप्त के समय में ही हुआ था। और इसके विजय ध्वज के बारे में हमें सबसे पहले हरिश्चेड़ के प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख से पता चलता है। और ये जो प्रयाग स्तंभ लेख है ये चंपू शैली में लिखा गया है। अब इनके हम विजय के बारे में देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ युद्ध लड़ते हैं और विजय होते हैं। तो पहला है आर्यावर्त का विजय। तो इस आर्यावर्त की विजय में ये 12 राज्यों को जीतने का लक्ष्य रखते हैं। कौन? समुद्रगुप्त 12 राज्यों को जीतने का लक्ष्य रखते हैं, जिसमें से कि 3 राज्यों को एक बार जीतते हैं और 9 राज्यों को एक बार जीतते हैं, जिसमें से कि गांधार से लेकर असम तक और जम्मू कश्मीर से लेकर नर्मदा नदी तक पूरा क्षेत्र इनका हो जाता है, समुद्रगुप्त का। इन सभी क्षेत्रों को ये जीत लेते हैं। और इसमें इन सब चीज़ों को जितने भी क्षेत्र जीतते हैं इन सब क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं, अपने साम्राज्य में मिलाकर विस्तार कर लेते हैं। और इस युद्ध में एक नीति अपनाते हैं जो कि आर्यावर्त राज्य प्रस्भोद्रण नीति होता है। इस नीति का मतलब यह होता है कि जितने भी राज्य जीते जाएंगे उसे समुद्रगुप्त अपने साम्राज्य में मिला लेता था। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं। दूसरा में ये दक्षिणापथ की विजय का होता है, जिसमें कि दक्षिणापथ का विजय होता है, जिसमें ये 12 राज्यों का विजय करते हैं। इसमें भी 12 राज्यों का विजय का लक्ष्य रखते हैं। इसमें भी एक नीति अपनाते हैं, पहले आर्यावर्त की भांति जिसमें जैसे उसमें एक नीति अपनाए थे, इसमें भी एक नीति अपनाते हैं, जो कि इसमें यह नीति है गृह मोक्षानुग्रह नीति। इसमें ये ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति का मतलब ये था कि विजय के बाद उनके राज्यों को वापस कर दिए जाते थे। जिन राज्यों पे ये विजय पा लेते थे वहीं के शासक को मतलब उनसे पहले तो उनसे युद्ध करते थे, फिर उसके बाद उस राज्य को जीत कर उन्हें ही वापस कर देते थे। और वहाँ के जो शासक होते थे एक गुलाम की तरह शासन करते थे वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है दक्षिणापथ विजय को धर्म विजय कहा गया था, क्योंकि ये उनके राज्य युद्ध करके राज्य जीत करके वापस कर दे रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा युद्ध। तीसरा था आठविक राज्यों का विजय। आठविक राज्यों का विजय मतलब आठविक मतलब होता है जंगल, तो जंगल राज्यों का विजय। ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर तक आठविक राज्यों का विजय किए थे, जो कि सब वन प्रदेश थे। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं चौथा सीमावर्ती राज्यों का विजय। इन सीमावर्ती राज्यों में ये 5 प्रदेश को जीतते हैं, जिसमें से कि पहला है समतट, ये पूर्वी बंगाल यानी प्रेजेंट बांग्लादेश। और एक दूसरा है ड्वाक जो असम का आसपास का क्षेत्र था। तीसरा है कामरूप, असम का ही नाम है, पुराना नाम है असम का कामरूप। उसके बाद चौथा है कृतपुर, जलंधर में स्थित करतारपुर जो कि कृतपुर के नाम के रूप में पहचाना गया है। और पांचवा है नेपाल। इसके बाद हम देखते हैं इनका पांचवा विजय है विदेशी शक्तियों से संबंध। गुप्त साम्राज्य जो था वो कुषाण वंश को, शक वंश को, गरुड़ को और ये श्रीलंका, इन सभी वंशों को जीत लिया था। और उसके बाद इतना ही नहीं, ये पूर्व एशिया के द्वीप में भी अपने विजय किए थे। इसके और सबसे खास बात समुद्रगुप्त की यह है कि समुद्रगुप्त को कभी भी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा, इसीलिए इसे भारत का नेपोलियन कहा गया। और सबसे पहले जो व्यक्ति मतलब इन्हें भारत का नेपोलियन कहे थे वो थी विसेंट स्मिथ। इसके बाद देखते हैं कि जब सारा युद्ध वगैरह कर लेता है समुद्रगुप्त, तो इसने एक
यज्ञ कराने का सोचा, जिसमें कि अश्वमेघ, जिसे अश्वमेघ यज्ञ कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे रामायण में होता है ना कि रामचंद्र जी अश्वमेघ यज्ञ कराते हैं और एक घोड़ा छोड़ते हैं, लव कुश पकड़ लेते हैं, इसी टाइप से कि अश्वमेघ यज्ञ कराएंगे और इनका जो घोड़ा रहेगा स्वतंत्र सभी क्षेत्रों में विचरण करेगा, जो पकड़ लेगा वो युद्ध करेगा। तो इनका जो यज्ञ होता है वो सफल हो जाता है, जिसमें कि इसके बाद ये एक सिक्का चलाते हैं, उस सिक्के पर यज्ञ का आकृति बनवाते हैं और वो सिक्का प्रचलन में थी। इतना ही नहीं, समुद्रगुप्त जो थे वो मतलब युद्ध वगैरह में ही नहीं बल्कि और चीज़ों में रुचि रखते थे, जैसे कि वो कविराज यानी कविताओं में भी थोड़ा रुचि रखते थे और वीणा प्रेमी थे, इसीलिए वो वीणा एक वीणा आकार का एक सिक्का चलाते हैं जिसपे उस सिक्के पे वीणा बना रहता है। उसके बाद इनके दरबार में बौद्ध लोगों का भी बड़ा प्रचलन था। उस टाइम जब समुद्रगुप्त के काल में बौद्ध लोग भी इनके दरबार में रहते थे, जिसमें से कि वसुबंधु सबसे फेमस आते हैं। बौद्धों में जब नाम आता है तो वसुबंधु का सबसे पहले नाम आता है, ये बड़ा फेमस थे समुद्रगुप्त के दरबार में। एक तरह से हम कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त एक कवि, संगीतज्ञ और विद्या प्रेमी शासक था। अब हम समुद्रगुप्त के सिक्के के बारे में जानेंगे कि वो कितने प्रकार के सिक्के चलाए थे। तो पहला है गरुड़ प्रकार। गरुड़ प्रकार के सिक्के में सिक्के के फ्रंट पर राजकीय आकृति गरुड़ ध्वज रहता था, बना रहता था और उसके पीछे पराक्रम लिखा रहता था। दूसरा है धनुर्धारी प्रकार का सिक्का। इसमें उसके फ्रंट पर धनुष बाण बना रहता था और पीछे अपरितरमः लिखा रहता था। और तीसरा है परशु प्रकार का सिक्का। उसके फ्रंट पे परशु बना रहता था और सिक्के के पीछे कृतांत परशु लिखा रहता था। चौथा है अश्वमेघ प्रकार का सिक्का। ये तो हम लोग पढ़ लिए हैं, अभी पढ़े थे कि अश्वमेघ यज्ञ कराया था, तो ये तभी ये सिक्का मतलब चलाता है। उसमें उसके फ्रंट पे अश्वमेघ प्लस घोड़ा बना रहता है, उसके पीछे अश्वमेघ पराक्रम लिखा रहता है सिक्के के पीछे। और पांचवा है व्याघ्र हनन प्रकार का सिक्का और छठा है वीणावादन प्रकार का सिक्का। इसके बाद हम चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग 2-3 पार्ट में करके पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।